राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में बिहार ने फोकस स्टेट के रूप में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। 4 दिवसीय इस वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन में बिहार ने न केवल भागीदारी की बल्कि नेतृत्व की दिशा में अपने बढ़ते कदमों का स्पष्ट संकेत दिया। समिट के पहले दिन बिहार पवेलियन का उद्घाटन राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने किया। इस अवसर पर ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार भी मौजूद रहे। आयोजन के दौरान बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे सुधार, वितरण प्रणाली में हुए बदलाव और निवेश की संभावनाओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। यशोभूमि के हॉल नंबर 2 में स्थापित बिहार पवेलियन निवेशकों, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पावरिंग बिहार पहल के तहत किए गए कार्यों और भविष्य की ऊर्जा रणनीति को एकीकृत रूप में प्रदर्शित किया गया है। समिट के दौरान बिहार ने अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय बैठकों और सीईओ स्तर की चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे राज्य वैश्विक ऊर्जा संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा है। आगामी सत्रों में मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक, निवेश केंद्रित चर्चा और संभावित निवेशकों के साथ सीधी बातचीत के माध्यम से बिहार अपनी ऊर्जा नीति और निवेश अवसरों को और विस्तार से प्रस्तुत करेगा। इस मंच के जरिए बिहार ने यह स्पष्ट किया है कि वह ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, निवेश आकर्षण और सतत विकास के साथ राष्ट्रीय ऊर्जा परिदृश्य में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर बिहार के ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह आईएएस से विशेष वार्ता की और इस कार्यक्रम के संबंध में जानने का प्रयास किया। ये भारत सरकार में विद्युत मंत्रालय के बैनर तले ये भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट जो एक ग्लोबल इवेंट है उसका आयोजन किया गया। इसमें हम लोगों ने भी एज फोकस स्टेट पार्टिसिपेट किया है। इसमें जो हम लोगों के पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, जो हम लोगों की कंपनियों के परफॉर्मेंस हैं और जो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उनको शोकेस किया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि हम वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट हैं व्हेन इट कम्स टू एनर्जी सेक्टर। 19 से 22 है, ये तो 22 तारीख तक चलेगा। 22 तारीख को इस समिट का जो है वो हो रहा है, समापन हो रहा है। हमारा तो पवेलियन है राज्य का, पर इसमें जो विद्युत मंत्रालय की तरफ से जो आयोजन हुआ है उसमें तो डिफरेंट जो स्टार्टअप्स हैं, PSUs हैं, इसके अलावा अलग अलग देशों के जो कंपनियां उन लोगों ने अपने स्टॉल लगाए, एग्जीबिशन लगाए हैं, उसके माध्यम से जो भी उनका बेस्ट प्रोडक्ट है उसको लोग एग्जिबिट कर रहे हैं। हमारे पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हमारी ट्रांसमिशन कंपनी है, हमारी जनरेशन कंपनी है। उनके परफॉर्मेंस के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें से कुछ कंपनियों ने हमारे इस पवेलियन को यूज़ किया, जैसे पंप स्टोरेज में ग्रीन को काम कर रही है, स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग में सिक्योर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सोलर पावर प्लांट L&T ने लगाया है, अडानी के लोग हैं। ये सब लोग जो है जो बिहार में इन्वेस्टेड हैं वो बिहार की प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के झंडेवालान देवी मंदिर में वासांतिक नवरात्र मेला आज वीरवार 19 मार्च 2026 से शुरू हो गया है, जो 27 मार्च तक चलेगा। पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही परिसर जयकारों से गूंज उठा। हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए हैं, जिनमें पार्किंग, CCTV निगरानी और सेवादारों की तैनाती शामिल है। भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन बुकिंग, चिकित्सा सुविधा और भंडारे की व्यवस्था भी की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान पेट्रोलियम, जहाजरानी, जलमार्ग और सूचना प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर ताजा जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि देश के सभी तेल शोधन संयंत्र उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। भारत पेट्रोलियम और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और फिलहाल आयात की आवश्यकता नहीं है। साथ ही PNG और CNG की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि LPG उपभोक्ताओं से PNG अपनाने की अपील की गई है, जिसके लिए कंपनियों ने प्रोत्साहन भी घोषित किए हैं। वहीं अधिकारियों ने अन्य जानकारी भी साझा की। क्रूड सिचुएशन और रिफाइनरी ऑपरेशन नॉर्मल है। रिटेल पंप्स पर
कोई भी ड्राई आउट नहीं रिपोर्टेड है and all the retail outlets are operating normally. Domestic PNG and CNG for transport, 100% supply is ensured without any cut. इसके अलावा आप सभी के माध्यम से हम पिछले कुछ दिन से अपने LPG कमर्शियल उपभोक्ताओं से अपील कर रहे हैं कि जहां पर भी वो LPG से CNG पर शिफ्ट हो सकते हैं, कृपया वो उस तरफ अग्रसर हों। और इसी संबंध में बहुत सारी कंपनियों ने भी कुछ इंसेंटिव घोषित किए। इसके अलावा भारत सरकार ने भी स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि जहाँ जहाँ पर जो परमिशन पेंडिंग है उसे डीम्ड अप्रूवल दे। इसके अलावा जो नए जितने भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको भी 24 घंटे के अंदर अप्रूवल दे। इसके अलावा भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी PNG नेटवर्क के एक्सपेंशन में सहयोग देंगे उन्हें 10% एडिशनल कमर्शियल LPG देने की बात कही है। इन सभी पहल और कोशिशों की वजह से लगभग पिछले 2 हफ्ते में 1.25 लाख के आसपास नए घरेलू और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में लगभग और 5600 से ज़्यादा LPG कंज्यूमर्स PNG पर शिफ्ट भी हुए हैं। LPG के संबंध में वॉर के चलते LPG की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, परंतु किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स हैव फर्दर इंक्रीज टू 94%। इसके अलावा डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा लगभग 83% रिफिल डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में गिरावट है। कल लगभग 57 लाख रिफिल बुकिंग आई। इसके अलावा LPG सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। कमर्शियल LPG के संबंध में लगभग 17 राज्य सरकारों ने एलोकेशन ऑर्डर्स जारी किए हैं। कमर्शियल LPG सप्लाईज सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दे दी गई है। इसी तरह एडिशनल कैरोसिन एलोकेशन के संबंध में भी लगभग 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव इशूड ऑर्डर्स। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से कुछ होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत भी आ रही है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्य सरकारों की भूमिका ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने में बहुत अहम है। इस संबंध में 13 तारीख को भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक लेटर लिखा और अनुरोध किया कि वो अपने यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और एनफोर्समेंट टीम्स को एक्टिवेट करें ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके। इसी क्रम में कल एक और लेटर भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है और उसमें रिक्वेस्ट किया है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सभी स्टेप्स उठाए जाएं और जहां पर भी वायलेशन मिलता है वहां पर कानून के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाए। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप हो गए हैं। लगभग 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी सेटअप हो गई है। I will like to say that all the district collectors, food and civil supplies officials have a prime role in controlling black marketing and hoarding. The states and the union territories are also requested to give daily press briefing to help disseminate the correct information. State and union territories are also requested to establish helpline numbers and ensure wide publicity at regular intervals so that the panic
or the rumors can be controlled. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा के दौरान मुंगेर जिले में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ और लगातार विकास के कार्य किए गए। उन्होंने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की स्थिति बेहद खराब थी, जबकि बिजली की भी भारी कमी थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब प्रदेश में भय का माहौल खत्म हुआ है और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। साथ ही वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा की व्यवस्था शुरू की गई है और बेहतर इलाज की सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले जहां केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब उनकी संख्या बढ़ाकर 12 हो गई है और कई निर्माणाधीन हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और आपको मैं नमन करता हूं। अब कुछ चीजों को तो पहले से जानिए। जो काम पूरे बिहार में हो रहा है और केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है, तो जितना पहले से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो आप सबको याद होगा कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। तो पहले वाले जो सरकार थी, तो क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। माने पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। अब आप समझ लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले तो इसी तरह से कोई काम नहीं, इसी तरह से बेकार का काम करता था। तो जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है, तब से हम लोगों ने लोगों के हित में बेहतर काम करना शुरू कर दिया और तब से आज समझ लीजिए कितना आगे बढ़ा है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। शुरू से ही जो हम लोगों ने काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, अब उसके बाद उसमें हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की और लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई। तो ये सब काम किया जा रहा है। और उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही थे। यहाँ प्रतिदिन 1 या 2 जाता था इलाज के लिए। ये कितना खराब है। अरे ये तो और ज्यादा होना चाहिए सबको। तो इसी को देख करके हम लोगों ने 2006 से ही जब सरकार बनी, तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज रहते हैं। 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था जो हम तो आपको बता दिए कर दिए, तो उसमें हर महीने औसतन 11,000 हो गया। लेकिन जो पहले 6 मेडिकल कॉलेज था, अब उसके बाद हम लोग उसी में तत्काल करके 12 कर दिया और उसके बाद और बढ़वा रहे हैं। राज्य में सड़कों, हम लोगों ने तो राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया, जो हम लोग शुरू से ही बात किया। और अब राज्य में बड़ी संख्या से में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो ये सब काम हम लोगों ने करवाया सब जगह। अब ये सब काम तो हम लोग शुरू से कर रहे थे। तो उसके बाद 2015 में भी हम लोगों ने
7 निश्चय का काम किया, और फिर 2020 में 7 निश्चय 2, और इस बार जो 2025 में 7 निश्चय 3, और उसके चलते बहुत सारा काम किया गया। 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब हम लोगों को पैसा इतना लगा था, तो हर घर के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। फिर बाद में हमको लगा कि उन लोगों को कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, तो अब पूरा कर दिया है। तब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, आपको भी पैसा नहीं लगेगा। तो एक एक तरह से सारा का सारा काम हम लोगों की तरफ से ये पूरे तौर पर किया जा रहा है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। आज यानी 19 मार्च गुरुवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन घरों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पौंडुचेरी राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ चुनाव आयोग आगामी चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक का सबसे पारदर्शी चुनाव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मध्य पूर्व में रद्द हुई कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के लिए मूल्यांकन योजना जारी कर दी है। केरल विधानसभा चुनाव 2026 की रणभेरी बज चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर चुनावी मुकाबलों को और तेज कर दिया है। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया है। सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के भीतर दरारें इतनी गहरी हो गई हैं कि गठबंधन के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है। चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस से पीएम मोदी की रैली से पहले पिछले सप्ताह कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री शशि पांजा के आवास पर हुए कथित हमले के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। भारतीय जनता पार्टी ने असम के लिए अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। एनडीए के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का समझौता कर लिया है और पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण की तैयारी कर रही है। बुधवार को उत्तरी भारत में तेज हवाओं और तूफान के साथ भारी बारिश होने से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मॉनसून से पहले के शक्तिशाली तूफान की आशंका बढ़ गई है। इसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए औपचारिक चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संवाददाता सम्मेलन में सरकार के इन फैसलों की जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अयोध्या की पवित्र धूल का स्पर्श करना उनके लिए परम सौभाग्य है और नवरात्रि के पहले दिन यहां आना विशेष महत्व रखता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव संवत्सर की शुभकामना देते हुए मंदिर निर्माण और राम यंत्र स्थापना को ऐतिहासिक क्षण बताया। चित्र चैत्र शुक्ल प्रतिपद संवत में 2083 के शुभारंभ के दिन नवरात्र के प्रथम दिवस पर यहाँ आकर मैं स्वयं को कृतार्थ अनुभव कर रही हूँ।
मैं देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासियों और राम भक्तों को नए वर्ष की आत्मिक बधाई देती हूँ। इस पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन, यहाँ रामलीला के दिव्य विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा, राम दरबार का भक्तजनों के लिए खोला जाना तथा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण की तिथियां हमारे इतिहास और संस्कृति की स्वर्णिम तिथियां हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मर्मस्पर्श अवसर पर मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में मैंने ये भाव व्यक्त किया था कि ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब अपने राष्ट्र के पुनः स्थापना के एक नए कालचक्र का शुभारंभ के लिए साक्षी बन रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इस मंदिर तथा परिसर की भव्यता बढ़ती ही जा रही है। माता अन्नपूर्णा, माँ दुर्गा, प्रभु श्री राम परिसर तथा रामलला का दर्शन करके मैं कृतकृत हो गई हूँ। आज साकेत यानी प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में हम सब ये संकल्प ले कि भारत माता के गौरव को विश्व समुदाय के शिखर पर ले जाएंगे। प्रभु श्री राम की कृपा से हमारा ये संकल्प सिद्ध हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप सभी को भारतीय नव संवत्सर की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। आज भारतीय नव संवत्सर का प्रथम तिथि और श्री राम जन्मभूमि के परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम यंत्र की स्थापना के कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी आध्यात्मिक विभूतियों का सानिध्य यहां प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, पूजनीय अम्मा जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का और आप सभी पूज्य संतों का, सभी विभूतियों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब अयोध्या के बारे में ये बातें हम कह सकते हैं जिसके बारे में प्रभु ने स्वयं अपनी वाणी से कहा था कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो या प्रसंग जानहु को जन्म भूमि मम पुरी सहावनी उत्तर दिशि वह सरयू पावने। आप सोचो, सरयू मैया तभी से इस पवित्र अयोध्या धाम को पवित्र करते हुए अपने निर्मल जल से इस पूरे क्षेत्र को आलोकित करती है। और आज सचमुच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा हो, श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार के विग्रह की, पवित्र विग्रह की स्थापना का कार्यक्रम रहा हो, या फिर श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ध्वजा आरोहण के कार्यक्रम और आज परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना का एक कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी को और हर सच्चे भारतीय को यह आनंद से विभोर कर देता है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, पूजनीय माता जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का और आदरणीय भैया जी का, आप सभी पूज्य संतों का, सभी राम भक्तों का और राम मंदिर निर्माण के इस यज्ञ में जिन भी कारीगरों ने, जिन भी श्रमिकों ने अपना अपना योगदान किया है, उन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन सब को मैं हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूं। इस पूरे आंदोलन के दौरान जिन पूज्य संतों ने, जिन राम भक्तों ने
अपने आप को बलिदान किया, अपनी आहुति दी। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, जिनके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन एकजुट होकर के सम विषम परिस्थितियों का सामना करता रहा, इन सब की स्मृतियों को भी नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योगपतियों के साथ संवाद और निजी क्षेत्र में रोजगार पत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान की स्थापना की थी। उन्होंने बताया कि अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगपतियों की सराहना करते हुए कहा कि उनका योगदान राजस्थान को नई पहचान दे रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने 3 महत्वपूर्ण नीतियां भी लागू की हैं। राजस्थान दिवस के अवसर पर जैसा आप सभी जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग में एक बृहद राजस्थान की स्थापना की थी। 30 मार्च था, लेकिन इसकी स्थापना उस श्रेष्ठ नक्षत्र में हुई थी और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग ये राजस्थान के लिए अपने आप में शुभ है। और उन्होंने ये शुभ मुहूर्त देखते हुए हमारे राजस्थान, जो एक राजपूताना स्टेट विभिन्न रियासतों को मिलाकर के बना था, उनका एकीकरण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी स्थापना की। और हमने पिछली साल निर्णय लिया, क्योंकि उसमें स्पष्टता थी कि हम राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय हमने किया है। इसलिए मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भी इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। इसी क्रम में इस वर्ष 19 मार्च को यह गौरवशाली दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और अगर आज मैं इस कार्यक्रम की बात करूं तो लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हमारे प्रदेश देश दुनिया के कई नई पहचान दिला रहे आपके सहयोग में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने वाले मेरे सभी उद्यमी भाइयों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आपने देखा इस गौरवशाली अवसर पर राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए अभी आपने देखा है 3 महत्वपूर्ण नीतियां हमने लॉन्च की हैं। इनमें से एक राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, जो निवेशकों को तैयार बुनियादी ढांचा कराने में मददगार बनेगी। आज ही हमने राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जो प्रदेश के एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख हब बनेगी। इसी कड़ी में हमने भविष्य की तकनीकी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लॉन्च की है। ये नीति राजस्थान को सेमीकंडक्टर निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगी। और यही नहीं, आपने देखा है लगातार हमने हमारी पॉलिसी लॉन्च की है। उन पॉलिसियों का कारण है कि किसी भी प्रकार से किसी उद्यमी को परेशानी नहीं हो, किसी मेरे व्यवसायी को परेशानी नहीं हो, उसको उस पॉलिसी के आधार पर अपना काम ठीक प्रकार से कर सके। पिछले 2 साल में हमने 34 नीतियां लागू की हैं और मैं आप सभी उद्यमियों को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। आज प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 345 करोड़ रुपए की लागत से 86 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आज विभिन्न रिको उद्योग क्षेत्रों में 119 करोड़ की लागत से बिजली, पानी, सड़क व अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े 40 कार्यों को पूर्ण कर प्रदेशवासियों को समर्पित किया है।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।